नमस्कार मित्रों, कैपिटल एजुकेशन ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज संस्कृत वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्रों पर विशेष चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अभी संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश भी इससे ग्रसित है। उम्मीद है जल्दी ही हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तब तक हम आपको घर से ही महत्वपूर्ण कक्षाएं और महत्वपूर्ण टॉपिक जो रीट लेवल के विद्यार्थी हैं, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से आप इन कक्षाओं का भरपूर फ़ायदा उठा पाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज हम संस्कृत विषय के वर्ण और माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये वर्णों की संख्या को लेकर जो कन्फ्यूजन हमेशा रहता है उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो क्लास है उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के उन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में भी उतार सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं संस्कृत वर्ण विचार और माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, वर्ण विचार देखिए, जब भाषा की बात आती है तो सबसे पहले एक ही बात आती है, वर्ण। ये कहा भी गया है कि भाषा की न्यूनतम सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। लेकिन दोस्तों, वर्ण होता क्या है? देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, लेकिन उनका निश्चित रूप से जो अर्थ होता है वो एक ही निकलता है। जैसे ये परिभाषा मैंने दी है, उच्चारण स्थान, यानी वर्णों का जहाँ से उच्चारण होता है, हमारे मुख में जो अव्यय हैं उनसे उच्चारण स्थान उनको कहा जाता है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। उच्चारण स्थान से निकली हुई वायु जो ध्वनि रूप में अभिव्यक्त होती है, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहा जाता है, यानी वर्ण और अक्षर दोनों एक ही चीज़ है। अब हम वर्णों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण भेद, तो वर्ण जो है दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो है स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो है उनकी एक परिभाषा है छोटी सी, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, यानी स्वयं स्वतंत्र रूप से जो उच्चारित होते हैं वो वर्ण स्वर कहलाते हैं या स्वर वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यूँ देखेंगे कि जैसे ए है, तो ए के उच्चारण में अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं हुई है, ये स्वयं ही उच्चारित है। लेकिन व्यंजन वर्ण में ऐसा नहीं होता है। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हम स्वर ध्वनियों की आवश्यकता होती है और उनका हम प्रयोग करते हैं, यानी स्वर ध्वनियों के उच्चारण के सहयोग के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसका भी एक छोटी सी परिभाषा दी है, अनुअक भवतीति व्यंजनम, यानी अक वर्ण जो है उनके सहयोग से ही हम व्यंजनों का उच्चारण कर पाते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहें कि वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित न हो उन्हें हम व्यंजन कहेंगे, या उनके उच्चारण में हम अन्य ध्वनियों का यानी स्वरों का प्रयोग करें, उन्हें व्यंजन वर्ण कहेंगे। उच्चारण में अन्य ध्वनि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे क और क के अंदर अ स्वर है, दोनों को मिलाकर के यह क बना है, तो क यहाँ पर अन्य ध्वनि है। तो दोस्तों, स्पष्ट हो गया है कि स्वर वर्ण जो है वो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्ण जो है वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। स्वतंत्र उच्चारित वर्ण है स्वर। स्वतंत्र उच्चारित
वर्ण स्वर कहलाते हैं और स्वर की सहायता से उच्चारित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ण क्या है, और वर्ण के भेद दो हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब है माहेश्वरी सूत्राणी, यानी महेश्वर सूत्रों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। महेश्वर सूत्र क्या है? देखो, वर्णों के गहन अध्ययन हेतु हम महेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं। महेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं ये, और महेश्वर सूत्रों का अध्ययन अति आवश्यक है। पाणिनि की एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है जो व्याकरण से संबंधित है, उसमें माहेश्वर सूत्रों की व्याख्या की गई है। माहेश्वर सूत्र है क्या? माहेश्वर सूत्र जो है उनकी उत्पत्ति शिवजी के डमरू से हुई है, यानी शिवजी ने जब डमरू का वादन किया तब डमरू से निकलने वाली ध्वनि ही माहेश्वर सूत्र के रूप में परिणत हुई। और माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 बताई गई है, अर्थात माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आपका आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण से संबंधित है। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति क्या है? तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो शिव जी के डमरू से हुई है। एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है। अब हम माहेश्वर सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हम 4 तक लेंगे जिनमें केवल स्वरों का उल्लेख है। अयवण, दूसरा रिलरिक, तीसरा एओर, तीसरा एओच। यानी अयवण जो सूत्र है उसमें ए, ई और उ यानी 3 स्वर है। रिलरिक, री में री और ली 2 स्वर है। एओन, ए में, इसमें तीसरे में ए और औ 2 स्वर हैं, और चौथे में आई और औ यानी ये 2 स्वर है। अर्थात इनको हम, ये पहला अक्षर लिया और ये अंतिम, तो इससे बना है एक प्रत्याहार अच। तो अच प्रत्याहार में, यानी अच का मतलब हो गया सभी स्वर इसमें आ गए। अब दोस्तों ये माहेश्वर सूत्रों में जो स्वरों की संख्या बताई गई है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ पर जो है 9 संख्या बताई गई है। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या 9 है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। अब हम हल वर्ण जो है उनको लेते हैं। यहाँ से व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं। हयवरट, लन, नम, ननम, झबन, घड़दस, जबगड़दस, कप, छट, त, चट, तब, कपय, ससर और हल। इस तरह से हल व्यंजन, यानी इसका हमने ये जो है पहला है और अंतिम ल, इसको मिला करके ह ल यानी ये प्रत्याहार बनता है। इनको हम व्यंजन कहेंगे। इनमें सभी व्यंजन आ जाते हैं और इनकी संख्या माहेश्वर सूत्रों में 33 बताई गई है। इस तरह से अच वर्ण 9 है और हल वर्ण 33 है। तो माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की कुल संख्या 42 है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 42। व्यंजन वर्ण यानी हल वर्ण कितने हैं? 33। और अच वर्ण कितने हैं? 9। एक चीज़ का और यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे है यहाँ पर भी आया है और है यहाँ पर भी आया है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण 2 बार आता है? तो माहेश्वर सूत्रों में है वर्ण जो है 2 बार आता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों अच स्वर यहाँ पर 9 है। अब देखिए अक, ये स्वतंत्र स्वर है। इसमें ए, ई, उ, री और ली, इनकी संख्या 5 हो जाती है। ऐज, इनमें संधि स्वर है ए,
औ, आई और औ, इनकी संख्या 4 हो जाती है। और अच पूर्ण रूप से कंप्लीट जो है अच जो है वो आपके जो है 9 हो जाते हैं। ए, ई, उ, री, लृ, ए, औ, ए, ऐ, औ, इस तरह से 9 माने गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि महेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की स्वर वर्णों की यानी अच वर्णों की संख्या 9 है। अब देखिए संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या अच 9, हल 33, अयोगवाह 4। तो अयोगवाह एक तो अनुस्वर होता है, एक विसर्ग होता है, एक जीवामूल्य, एक उपधामन्य। तो इस तरह से कुल टोटल 46 हो जाती है। सामान्य शिक्षण में जीवामूल्य और उपधामन्यों को शामिल नहीं किया गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है कि जो पाणिनि व्याकरण है उस पाणिनि व्याकरण में वर्णों की संख्या 63 या 64 बताई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड में पूछते हैं, सेकंड ग्रेड में पूछते हैं, यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम्स में पूछते हैं, पूछा भी गया है। और रीट लेवल में भी ये पूछा जा सकता है, हालांकि इसका स्तर काफ़ी ऊंचा है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, हमें ध्यान देने की बात है। तो जो स्वर है उन स्वरों की संख्या ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत करके 21 बताई है पाणिनि व्याकरण में। यहाँ मैं माहेश्वर सूत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पाणिनि व्याकरण की बात कर रहा हूँ। माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या 9 बताई है, व्यंजनों की संख्या 33 बताई है। लेकिन यहाँ पाणिनि व्याकरण की बात कर रहा हूँ या पाणिनि शिक्षा की बात कर रहा हूँ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को मान करके 21 स्वर यहाँ पर बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पाणिनि व्याकरण में स्वरों की संख्या 21 है। व्यंजन वर्ण स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह और यम को मान करके यहाँ पर कुल 64 होते हैं। लेकिन संवृत को कई बार माना जाता है और कई बार नहीं माना जाता है, यानी कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। तो इस तरह से 63 भी है और 64 भी है। लेकिन ऑप्शन में आपके एक ही आएगा, या तो 63 ही आएगा या 64। लेकिन यूजीसी नेट के भी जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन 63/64 यानी दोनों ही थे। तो आपका सही आंसर ये होगा। तो पाणिनि व्याकरण में वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक नई चीज़ आई है, यम वर्ण। यम वर्ण क्या है? यम वर्ण, तो यम वर्ण जो है वो है वैदिक वर्ण, यानी वैदिक साहित्य में ही इन वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लौकिक साहित्य में इनका प्रयोग नहीं होता है। आधा क है, फिर क है, क, ख, ख, ग, घ, इस तरह से इनकी संख्या 4 है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि यम वर्ण कितने होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसका कि यम वर्णों की संख्या 4 होती है। सामान्य व्याकरण शिक्षण के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण। अब तक अपन ने पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है, फिर पाणिनि शिक्षा में स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी है। अब हम पढ़ेंगे सामान्य व्याकरण में, जो हम RBSC राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम रीट की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो रीट की तैयारी जो कर रहे हैं उनको जो है हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ही तैयारी करनी है, कि उसकी बुक में जो दे रखा है वो ही मान्य है। इसका कारण यह है कि रीट का एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाती है और अपनी ही बुक को वो ऑथेंटिक मानती है, इसलिए हम उसी को आधार मान करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे की चर्चा उसी को आधार मान के कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अच वर्ण लेते हैं। अच का मतलब यहाँ है स्वर। देखिए अच के 2 भेद यहाँ पर है। वैसे विशेष व्याकरण में हम देखें तो प्लुत भी भेद है, लेकिन रीट स्तर तक की परीक्षाओं में, सेकंड ग्रेड स्तर की परीक्षाओं में प्लुत को नहीं लिया गया है। यहाँ पर हम केवल इसके 2 भेद ही पढ़ेंगे। ह्रस्व एक मात्रिक है और दूसरा है दीर्घ। जिसमें 2 मात्राएं हो वो दीर्घ है, और एक मात्रिक हो जिसमें एक मात्रा लगी हो वो है ह्रस्व है। तो इस तरह से स्वर के 2 भेद हो गए, ह्रस्व और दीर्घ। अब ये मात्रा शब्द आया है, मात्रा क्या है? देखिए स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उसको हम मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में जितना समय लगता है, जितनी समय अवधि लगती है, हम उसको मात्रा कहते हैं। तो कई
वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है तो उसमें ह्रस्व मात्रा होती है, और कईयों में ज़्यादा लगता है तो उसमें दीर्घ मात्रा लगती है। जैसे क, तो इसमें ह्रस्व मात्रा है, का इसमें समय ज़्यादा लगा तो इसमें द्विमात्रिक यानी कि दीर्घ मात्रा है। इस तरह से हम देखेंगे ये अ, ई, उ, री और लृ, यहाँ पर ये जो 5 स्वर है ये मूल स्वर भी कहलाते हैं, मूल स्वर भी ये कहलाते हैं। और दीर्घ स्वरों में जो बनते हैं जैसे आ, ई, उ और री, इसी तरह से ए, ऐ, ओ और औ, इस तरह से इनकी संख्या 8 हो जाती है और इनकी संख्या 5 हो जाती है। ये प्रत्येक के डबल रूप चलते हैं लेकिन ये दीर्घ में आएंगे, इसलिए इनकी संख्या 5 है और इनकी संख्या 8 है। तो कुल मिलाकर के टोटल 13 हो जाते हैं। यानी सामान्य व्याकरण में हम जो पढ़ते हैं तो संस्कृत में स्वरों की संख्या यानी अच वर्णों की संख्या 13 होती है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है लृ जो है, लृ वर्ण है उसका केवल ह्रस्व रूप ही चलता है, दीर्घ रूप नहीं चलता है। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा अच वर्ण है या स्वर है जिसका केवल ह्रस्व रूप ही चलता है, दीर्घ रूप नहीं चलता है, वो हो जाएगा आपका लृ। अब है हल व्यंजन यानी हल वर्ण जो है इनका हम अध्ययन करेंगे। हल उसमें सभी व्यंजन आ जाएंगे और इनके हम 3 भेद कर लेते हैं। एक तो है स्पर्श व्यंजन जिनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, और इनमें जो है क, च, ट, त, प यानी 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन है। तो टोटल मिलाकर के ये हो जाते हैं 25। ये टोटल जो है 25 हो जाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन को अंतस्थ क्यों कहा गया है, इसका कारण ये है कि ये अवर्गीय व्यंजन है, अवर्गीय वर्ण है। और अंतस्थ इनको इसलिए कहा जाता है कि ये न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं न पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। जैसे य और वै को अर्ध स्वर भी कहा गया है, रै को हम प्रकंपित भी कहते हैं और लय को पार्श्विक भी कहा जाता है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इनकी संख्या भी 4 हो जाती है। इसके बाद में है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन इनकी संख्या भी 4 है। ये भी अवर्गीय व्यंजन की श्रेणी में आता है। कई बार आपसे ये प्रश्न को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि हल वर्णों में अवर्गीय वर्ण कितने हैं। तो दोस्तों अवर्गीय यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो टोटल हो जाएंगे 8, यानी 8 आपका आंसर सही होगा। तो ऊष्म की बात करते हैं। ऊष्म व्यंजनों को यानी श और है को, श और है को ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है, इसका कारण यह है कि जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो डेप्थ से यानी नाभि से निकलने वाली जो वायु है वो सभी मुखावयों से स्पर्श करती हुई, घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जिससे कि वो घर्षण के माध्यम से थोड़ी गर्म हो जाती है, ऊष्मा का रूप धारण कर लेती है, और इससे निकलने वाली जो वायु है वो गर्म यानी ऊष्म रूप में निकलती है। इसलिए इन चारों वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। सामान्यतः संस्कृत वर्णमाला में अच स्वर 13 है और हल जो है व्यंजन है वो 33 है, यानी कुल मिलाकर के जो है 46 वर्ण यहाँ पर बनते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाए कि संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आपका सही आंसर होगा 46, जबकि हिंदी वर्णमाला में 44 होते हैं। इसमें 2 जो बड़े हैं वो एक तो है दीर्घ री और एक लृ। ये हिंदी में नहीं चलते हैं, ये संस्कृत में है। तो
तो 44 में 2 ये और जोड़ देंगे तो 46 हो जाएंगे। और अष्टाध्यायी के अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 मैंने आपको बताई थी। इनमें अच 21 होते हैं और हल 41 होते हैं, और 2 एक समृद्ध अ और एक 2 स्पृष्ट एक होता है, यानी कि 2 ये मिला करके 64 हो गए। और कई बार अ समृद्ध को नहीं रखा जाता है तो 63 होते हैं। इस तरह से हमारा ये जो कन्फ्यूज़न था वर्णों की संख्या को लेकर के वो अपना दूर हो गया है। दोस्तों, अब परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यानी हमने जो आज चर्चा की, हमने जो आज वर्णों के विषय में पढ़ा है, माहेश्वर सूत्रों के बारे में पढ़ा है, तो इनमें से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर हम उन पर चर्चा करेंगे। देखो, पहला है वर्णों उपदेशक सूत्र क्या है, जिनमें वर्णों का उपदेश दिया गया है ऐसा सूत्र कौन सा है। तो आपका सही आंसर होगा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति किससे हुई है, हमने इस बारे में चर्चा पहले भी कर ली है, लेकिन यहाँ पर है इसका आपका सही आंसर होगा शिव के डमरू से। यानी शिव जी ने जब डमरू बजाया और उसकी जब ध्वनि निकली तो वो ध्वनि रूप जो है माहेश्वर सूत्रों के रूप में परिणित हुई, और माहेश्वर सूत्र ही जो है आगे चल के वर्णों के रूप में विकसित हुए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। पाणिनि शिक्षा अनुसार वर्णों की संख्या 63 या 64 है, ये हमने चर्चा कर ली है इस पर। सामान्य व्याकरण में वर्ण 13 प्लस 33, यानी सामान्य व्याकरण में वर्णों की संख्या 46 है। 13 इसमें स्वर है और 33 व्यंजन है, जिनको हम अच, क्रम से अच और हल भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों में स्वर 9 है, माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन 33 है, और सामान्य व्याकरण के अनुसार स्वर 13 है, सामान्य व्याकरण के अनुसार व्यंजन 33 है। माहेश्वर सूत्रों में कुल वर्ण 9 धन 33 यानी कि 42 है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखने योग्य बात है। रस्व स्वर 5 है, केवल रस्व रूप वाला वर्ण लृ है, हमने अभी चर्चा की है, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण तथ्यों में इसलिए डाला है कि आपका रिवीजन एक बार हो जाए, और महत्वपूर्ण इन्हीं को आपको ध्यान में रख करके आगे पढ़ाई करें, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। दीर्घ स्वर जो है 4 है, आ, ई, उ और री। आगे देखिए, स्पर्श वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 25 है, यानी कैसे लेकर के मैं तक इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन या अवर्गीय, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल और व। ऊष्म या अवर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है, श, स और है। अवर्गीय व्यंजन, अब इन दोनों को मिला करके, यानी दोनों ही अवर्गीय है, तो अवर्गीय व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण में अवर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 8। अर्धस्वर व्यंजन ये और लय को अर्धस्वर व्यंजन कहा जाता है। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन लय को कहा जाता है। पार्श्व व्यंजन लय को कहा जाता है। इसका कारण यह है कि लय का जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा दांतों के आड़े आ जाती है, और जो ध्वनि है वो बगल से निकलती है, दोनों साइड से बगल से निकलती है, इसलिए इसको लय को पार्श्व मतलब बगल, यानी इसका उच्चारण ध्वनि के बगल से निकलने से होता है, इसलिए लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, र और लय दोनों ही कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। मूल स्वर 5 है, ए, ई, उ, री और लृ। संधि स्वर 8 है, यम स्वर 4 है, कख, खक, गग, घ। इस तरह से यम स्वर भी आपको पूछ सकते हैं कि यम स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होगा 4। संधि स्वर 4 है, ए, आई, ओ, औ। समृद्ध स्वर 1 है, यानी कि ये भी कई बार पूछा गया है, समृद्ध स्वर केवल ए ही है, ए को ही समृद्ध स्वर कहा जाता है। और इनके वर्णों के जो वर्गीकरण है, इनका जो नाम है, इनके जो प्रयत्न हैं, वो अगली कक्षाओं में हम देखेंगे। दुष्पष्ट वर्णन, ढ को के स्थान पर ल रख लिया जाता है, उसकी संख्या भी 1 है,
अयोगवाह की संख्या 4 है, जिसमें अनुस्वर आता है, विसर्ग आता है, जिव्या मूल्य क ख आता है और उपदामन्य फ आता है। इस तरह से इनकी संख्या भी 4 है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो जो उच्चारण स्थानों से संबंधित होगा वो सबसे पहले आपके पास उपलब्ध होगा। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और कोरोना महामारी के तहत घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। हम पूर्ण रूप से आश्वस्त करवा रहे हैं कि संस्कृत विषय यानी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के कंप्लीट वीडियो रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के उपयोगी मैं कुछ ही दिनों में लगातार डालूंगा। इसलिए आप जो है बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपनी नोटबुक में इनको उतार लीजिए। उम्मीद है ये नोट्स आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।